बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट जांच मत कीजिए। अगर आपको कुछ पता चल भी जाए तो दोबारा मुझे परेशान करने मत आइएगा। मैंने बोरियत में जम्हाई ली। जल्द ही जीयू फैमिली का मेन गेट मेरी आंखों के सामने था। उन्हें पता था कि मैं वापस आ रहा हूं। फादर गुआन पहले से ही मेन सीट पर बैठे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं यकीनन वापस आऊंगा। आखिर बाहर रहना जीयू हाउस जैसा तो नहीं हो सकता। इस बार उन्हें मुझे ठीक से सबक सिखाना था। भले ही मैं उनका सगा बेटा हूं, पर मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता और रिश्ता तोड़ने की धमकी नहीं दे सकता। सच में बागी रिबेलियस हो गया है। तुम में अभी भी यहां अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, फादर गुआन ने टेबल पटकी। वो पहले मुझे डराना चाहते थे। तो फिर मैं जा रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया और तुरंत मुड़कर जाने लगा। जब मेरा स्वागत ही नहीं है तो मुझे वापस क्यों बुलाया? सच में दिमाग खराब है, ब्रेन डैमेज्ड। लियू चिन जल्दी से खड़ी हुई और फादर गुआन को घूरते हुए मुझे वापस खींचा। अचेन, तुमने पिछले कुछ दिनों में बहुत दुख झेले हैं। उन्होंने एक दयालु लुक के साथ मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसे चकमा दे दिया। सच कहूं तो नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत आराम से रह रहा हूं। आंटी लियू को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से गू फैमिली का सामना नहीं करना पड़ा। हर वक्त जलील और इग्नोर नहीं होना पड़ा। बस हर दिन पढ़ाई करनी थी। ये मेरी लाइफ के सबसे कंफर्टेबल दिन रहे हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, फादर गुआन गुस्से में खड़े हो गए। क्या? आंटी लियू? वो तुम्हारी माँ है? मैंने बिना डरे सीधे उनकी आंखों में देखा। माँ? अपने सगे बेटे के बर्थडे पर वो गोद लिए हुए बेटे के साथ बाहर चली गई और अपने सगे बेटे को घर पर अकेला छोड़ दिया। और आप उसे माँ का वेकेशन पर जाना कहते हैं? इस डर से कि गोद लिए बेटे को बुरा न लगे, उन्होंने अपने सगे बेटे को एक बार फिर छोड़ दिया। वो कैसी माँ है? मेरी बात खत्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया। चिल्लाने के बाद मेरा मूड वाकई काफी बेहतर हो गया था। फादर गुआन की बोलती बंद हो गई। वो जानते थे कि ये सब सच है। लियू चिन भी वहां सन्न खड़ी रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले गू हुआई की फीलिंग्स की फिक्र में उन्होंने मेरे साथ इतना ज्यादा घटिया बर्ताव किया था। पता चला कि मेरी नजरों में वो सच में एक माँ नहीं मानी जाती। क्या वो एचन है, गुइंगहा, जिसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था? उसने मेरी आवाज सुनी और दौड़कर बाहर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। देखा जा सकता था कि पिछला एक दिन और रात उसके लिए आसान नहीं था। एचन, तुम वापस आने के लिए मान गए? मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। ये आपकी महान बड़ी बहन है, जिन्होंने 1 दर्जन अनाथ बच्चों का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी, वरना आपको क्या लगता है मैं आता? जैसे ही ये शब्द कहे गए, सबकी आंखें ग्वानिंग की तरफ मुड़ गईं। मैं तो बस दूसरी बहन के लिए फिक्रमंद थी। मैंने क्या गलत किया? ग्वानिंग घबरा गई और खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगी, फिर मेरी तरफ देखा। अगर तुम वापस आने से मना नहीं करते तो क्या मैं ऐसा कहती? मैं बेपरवाह होकर हंसा। लगता है अब भी मेरी ही गलती है। क्या ये आपकी गलती नहीं है? ठीक है, अब इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। ग्वेन, अगर तुम अब भी ग्यू फैमिली में वापस आना चाहते हो तो मेरी खातिर सबसे माफी मांगो। मैं पुरानी बातें भूल सकता हूं। वो एग्रीमेंट भी खत्म माना जाएगा। याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। फादर गुआन मेरे पास आए। ये उनके हिसाब से उनका सबसे बड़ा समझौता था। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे लगा मैंने गलत सुना। पुरानी बातें भूल जाएंगे? आखिरी चांस? तो क्या मुझे आपका शुक्रगुजार होना चाहिए? थैंक यू कि आपने मुझे जीयू फैमिली में वापस आने दिया। मिस्टर गुआन, मुझे डर है कि आप जानते नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जीयू फैमिली के लोग मुझे लगातार परेशान हरास कर रहे हैं। क्या मैंने कभी कहा कि मैं जीयू फैमिली में वापस आना चाहता हूं? पर फादर गुआन ने पूरे यकीन के साथ ठंडी हंसी हंसी। अचेन, याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। वक्त आने पर अगर तुम रोते हुए मेरे पैरों में गिरकर भीख भी मांगोगे, तब भी मैं तुम्हें जीयू हाउस में कदम नहीं रखने दूंगा। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुड़ा और तुरंत जाने लगा, पर गिंगहा ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, बस एक बार माफी मांग लो। क्या गू फैमिली में रहना अच्छा नहीं है? मैंने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। आप बस चाहती हैं कि मैं जीयू फैमिली में रहकर एक कुत्ता बना रहूं, ताकि आपको तसल्ली मिले? दफा हो जाओ। जीयू फैमिली का कुत्ता बनकर मैं बहुत रह चुका हूं। इस बार मैं एक इंसान बनना चाहता हूं। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरी मुलाकात गू हुआई से हुई, जो अभी बाहर से वापस आया था। उसके साथ 4-5 दोस्त थे। हुआई, ये कौन है? किसी ने क्यूरियस होकर पूछा। इस सवाल ने गू हुआई के पसीने छुड़ा दिए। जीयू फैमिली ने कभी मेरी पहचान रिवील जाहिर नहीं की थी। इन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं असली यंग मास्टर हूं, तो वो उसे किस नजर से देखते? गू हुआई अपना मुंह खोलने ही वाला था कि मैंने उसे टोक दिया। मैं कौन हूं? मैं इसका भाई हूं। गू हुआई का दिल बैठ गया।
पहले अपनी पहचान छिपाने की खातिर वो मुझे हमेशा धोखा देता था, मुझे किसी को भी सच बताने से मना करता था और मैंने वाकई कभी सच नहीं बताया था। उसे समझ नहीं आया कि इस बार मैंने सीधे मुंह पर सच क्यों बोल दिया। ब्रदर हुआई, हमने कभी तुम्हें ये कहते नहीं सुना कि तुम्हारा कोई भाई भी है। सबकी शक भरी नजरें गू हुआई पर टिक गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जैसे ही गू हुआई सफाई देना चाहता था, मैंने फिर अपना मुंह खोला। सगा नहीं, मैं नैनी का बेटा हूं। गू हुआई की घबराहट देख मुझे बहुत मजा आ रहा था। क्या वो अपनी पहचान उजागर होने से इतना डरता है? क्या उसने पहले नहीं कहा था कि वो मेरी पहचान मुझे वापस करना चाहता है? तो अब वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा, तो ये बात है। हुआई, तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? गू हुआई बस अजीब तरह से मुस्कुरा सका। मैं भूल गया था। तब तो तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम ठीक हो? मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे थपथपाए। आखिर उस फैमिली के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद दिमाग में दिक्कत होना नॉर्मल है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं इससे एक मोमेंट बात करता हूं, मैंने उसके दोस्तों से कहा। उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ चले गए। क्या हुआ? डर लग रहा है कि तुम्हारी पहचान रिवील हो जाएगी? मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। उसके इसी चेहरे ने मुझे धोखा दिया था जब तक कि मैं जलकर मर नहीं गया, और मुझे एहसास हुआ कि उन सालों में मैंने जो भी झूठे इल्जाम सहे वो सब उसकी करतूत थी। ग्वेन, ब्रदर ग्वेन, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? गू हुआई की आंखें फिर से लाल हो गईं, जैसे वो अगले ही सेकंड रो देगा। लानत है, अगर तुमने दोबारा एक्टिंग करने की हिम्मत की तो मैं अभी सारा सच उगल दूंगा। मैं तुम्हारी ये एक्टिंग नहीं खरीदने वाला। गू हुआई को अपना वो बेचारा लुक वापस लेना पड़ा। तभी उसे लगा कि उसने कुछ देखा है और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। ब्रदर ग्वेन, अगर मुझे मारने से आप मुझे माफ कर देंगे तो शौक से मुझे मारिए। ये परफॉर्मेंस देखकर मैं बिना सोचे समझ गया कि मेरे पीछे कोई आ गया था। ग्वेन, तुम ये क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। यकीनन पीछे से एक गुस्से भरी चीख आई। गोइंग शू दौड़कर वहां पहुंची। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी और उसने गू हुआई को बचाने के लिए अपने पीछे खींच लिया। ग्वेन, तुम्हारी फिर से हुआई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? हुआई की आंखें अभी भी लाल थीं। दीदी चिंगशू, ब्रदर ग्वेन को दोष मत दीजिए। मेरी ही गलती थी कि मैंने उन्हें अपसेट नाराज कर दिया। जब तक ब्रदर ग्वेन वापस आने के लिए मान जाते हैं, वो मुझे जितना चाहे मार सकते हैं। बोलने के बाद उसने सच में 2 आंसू बहा दिए और अपने हल्के लाल गाल को ऐसे छिपाने लगा जैसे मेरे क्राइम जुर्म को ढक रहा हो। ग्वेन, इस लाइफटाइम में ज्यू फैमिली में वापस आने की उम्मीद मत रखना। हमारी ग्यू फैमिली तुम जैसे पत्थर दिल विशेष लोगों को पनाह नहीं देती, गोइंग शू ने नफरत से कहा। मैंने हाथ हिलाया और सीधा उनकी तरफ बढ़ा। तुम दोनों ध्यान से सुन लो। जीयू फैमिली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख भी मांगो तब भी मैं वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया और गू हुआई के दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ ने हुआई को सन्न कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वाकई उसे मारने की हिम्मत करूंगा। हाथ पर भी काफी अच्छा एहसास हुआ। बस तुम्हारे चेहरे का बैलेंस थोड़ा ठीक कर रहा था। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने ज्यू फैमिली की उन खौफजदा आंखों को देखा, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था? चूंकि मैं वैसे भी इतना पत्थर दिल हूं तो मैं अब जा रहा हूं। जो शिकायत करनी है कर लो। बेहतर होगा कि ऐसा कुछ करो कि मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारी जीयू फैमिली में कदम न रख सकूं। ये कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चल दिया। यकीनन इस बार जीयू फैमिली मुझे और परेशान नहीं करेगी। गू हुआई की आंखों में जहर भरा था। वो मेरी पीठ को घूर रहा था। आज वो दिन है जब मुझे लियू रुयन का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करके एक बैंक्वेट दावत में शामिल होना है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन ग्वानिंग भी वहां होगी। और तो और, एक $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उसने सबके सामने मुझे जानबूझकर बदनाम किया। इस मोमेंट पर फादर ग्वान ने संजीदगी से एक बिजनेस प्लान निकाला। मैंने ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। इसे लेकर बाद में लियू रुयन से मिलना। जब तक हम इस बार लियू फैमिली के साथ पार्टनरशिप पक्की कर लेते हैं तो इस पूरे हाई सिटी में अगर हमारी जीयू फैमिली दूसरे नंबर पर होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पहले नंबर का दावा कर सके। वैसे ग्वानिंग, क्या तुम लियू फैमिली की बड़ी बेटी मिस लियू रुयन के बारे में कुछ जानती हो? मैंने उनके बारे में थोड़ा पता किया है। वो जिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक एलीट स्टूडेंट रही हैं। हाल ही में वो हाई सिटी के एक स्कूल में डॉक्टर के तौर पर काम करने आई हैं। ग्वानिंग ने कहा। स्कूल डॉक्टर? किस स्कूल में? जिंगचेंग की लियू फैमिली की इतनी रईस बेटी एक स्कूल डॉक्टर के तौर पर काम कर रही है? मुझे लगता है कि वो नंबर 2 हाई स्कूल है। ग्वेन का पुराना स्कूल। ग्वानिंग को याद आया कि कैसे उसने पहले अनाथालय का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी थी, जिससे उसे थोड़ी गिल्ट महसूस हुई। इसके अलावा ज्वेलरी चोरी वाले इंसिडेंट में भी उसने बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मुझ पर इल्जाम लगाया था। क्यों ना हम ग्वेन को वापस आने दें?
ये सुनते ही फादर ग्वान ने गुस्से में टेबल पटकी। मैंने उसे पहले एक चांस दिया था, पर उसे देखो, मैंने पहले ही कह दिया है, जब तक वो सबसे माफी नहीं मांगता, जू फैमिली में वापस आने का सपना भी मत देखना। अपने पिता को देख ग्वानिंग बस एक आह भर सकी। वो जानती थी कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, पर पिता फैमिली के हेड, मुखिया हैं, वो अपनी अथॉरिटी को चैलेंज कैसे होने दे सकते थे। इसी बीच लियू रुयन सुआनरो और मुझे एक शांत कोने में ले जा रही थी। वो सच में इन लोगों से परेशान नहीं होना चाहती थी। वैसे रुयन ननद, मुझे बाद में आपके बॉयफ्रेंड होने का नाटक कैसे करना है, मैंने पूछा। मैंने वो पहले ही सोच लिया है। अपनी छोटी गर्लफ्रेंड से कहो कि वो जो केक खा रही है उसका एक टुकड़ा मुझे दे दे, फिर मैं उसे तुम्हें खिलाऊंगी। वो चिड़चिड़ा लड़का यकीनन इस बात पर यकीन कर लेगा। लियू रुयन ने जैसे ही ये कहा, सू वॉनरो का छोटा सा चेहरा पल भर में गर्म होकर लाल हो गया। क्या ये एक इनडायरेक्ट किस नहीं है? तभी खान वहां आया। मिस लियू रुयन, क्या इत्तेफाक है? ये पक्का किस्मत का फैसला है। बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लियू रुयन ने मुझे खींचकर अपने ठीक सामने कर लिया। डार्लिंग, अपना मुंह खोलो। उसने केक का वो टुकड़ा उठाया जिसमें से एक बाइट लिया जा चुका था और अपने हाथों से मुझे खिलाया। ये केक का वही टुकड़ा था जिसे सू वॉनरो अभी खा रही थी। उस वक्त सू का चेहरा इतना लाल था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये सीन देखकर खान यकीन न कर पाने वाली नजरों से 2 कदम पीछे हट गया। लियू रुयन, तुम्हारा वाकई कोई बॉयफ्रेंड है? पर क्या तुम दोनों के बीच एज गैप कुछ ज्यादा नहीं है? क्या तुम इसे संभाल पाओगी? मुझे बस यंग ग्रास पसंद है, लियू रुयन ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, बहुत अच्छे, खान ने दांत पीसते हुए कहा और वहां से चला गया। उसका खतरनाक बर्ताव उसके असली इरादे जाहिर कर रहा था। अगर वो लियू फैमिली को हाथ नहीं लगा सकता, लियू रुयन को परेशान नहीं कर सकता, तो क्या उसे लगता है कि वो इस प्रिटी बॉय को भी हाथ नहीं लगा पाएगा? ग्वानिंग नीचे आते वक्त ये सीन देखकर इतनी हैरान रह गई कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। ग्वेन, लियू रुयन को कैसे जानता है और वो इतने क्लोज क्यों हैं? क्या मेरे इस नकली भाई को शुगर बेबी बनाकर रखा गया है? ये सोचकर ग्वानिंग को बेबसी महसूस हुई। जीयू फैमिली के प्रति मेरे एटीट्यूड को देखते हुए ये पार्टनरशिप हासिल करना अब और भी मुश्किल लग रहा था। मैंने सू का हाथ पकड़ा, लियू रुयन को अलविदा कहा और वहां से जाने लगा। मुझे जाते देख ग्वानिंग बोल पड़ी, एकिन रुको, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लियू रुयन थोड़ी हैरान थी। ग्वेन, ग्वानिंग को कैसे जानता है? ग्वानिंग तो हाई सिटी की सबसे बड़ी बिजनेस जीनियस है। लॉजिकली देखा जाए तो ग्वेन बस एक स्टूडेंट है, वो इतनी बड़ी हस्ती को कैसे जान सकता है? भले ही उनका सरनेम एक था, पर उसने उन्हें फैमिली के तौर पर नहीं जोड़ा। आखिर ग्वेन पहले हाइपोग्लाइसीमिया और मेलन्यूट्रिशन की वजह से बेहोश हो चुका था। वो ये भी जानती थी कि ग्वेन एक अनाथालय में रहता है। उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा था। बस कुछ बार मिले हैं, हम क्लोज नहीं हैं, मैंने बेरुखी से कहा। ये शब्द ग्वानिंग के दिल में गहरे धंस गए। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन, दीदी के साथ घर चलो, बस तुम अपनी गलतियां मान लो। कब से ग्वानिंग इतनी आसानी से बात करने लगी थी? अचानक मुझे अपने बगल में खड़ी लियू रुयन का ख्याल आया। अब आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे और लियू रुयन के बीच के मामलों में मैं आपको दखल नहीं देने दूंगा। इतना कहकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और बैंक्वेट से बाहर निकल गया। लियू रुयन ने मजाक उड़ाते हुए ग्वानिंग की तरफ देखा। तो आप ग्वेन की बड़ी बहन हैं। मैं मिस लियू से कुछ छिपाऊंगी नहीं। मेरा ये भाई थोड़ा जाहिल इग्नोरेंट है। ग्वानिंग ने मन ही मन सोचा कि चूंकि उसने अभी तक लियू रुयन को ग्यू फैमिली के मामलों के बारे में नहीं बताया है, तो यही मौका है। मुझे इसकी डिटेल सुनने में खुशी होगी। प्लीज बताइए मिस ग्यू, मैं भी ग्वेन के बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ, लियू रुयन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बैंक्वेट में हाई सिटी की दूसरी फैमिलीज ने जब देखा कि लियू फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव ग्वानिंग के साथ खुशी खुशी बातें कर रही है, तो उन सबका दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि जिंगचेंग की लियू फैमिली के साथ पार्टनरशिप अब ज्यू फैमिली ही हथिया लेगी। वाकई खुशनसीब हैं। सॉरी ग्वेन, सब कुछ गू फैमिली की खातिर है, ग्वानिंग ने अपने दिल में खामोशी से कहा। फिर बड़े दुख के साथ लियू रुयन से कहा, मिस लियू, मेरा ये भाई, उसके हाथ गंदे स्टिकी फिंगर्स हैं। उसने एक बार मेरा नेकलेस भी चुराया था, पर मैंने उसे डांटा नहीं। मैं बस चाहती थी कि वो सही और गलत के बीच फर्क करना सीख जाए। लियू रुयन के चेहरे पर गुस्से की एक परत छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्वेन इस तरह का इंसान होगा। वाकई आप किसी का चेहरा जान सकते हैं, दिल नहीं। मैं उसे हर चीज के लिए दोष नहीं देती, पर चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। ग्वानिंग ने आगे कहा, क्या रिश्ता तोड़ना? तब जाकर लियू रुयन को समझ आया कि मैं अनाथालय में क्यों रहता था, क्यों मैं कुछ 100 रुपए भी नहीं निकाल पा रहा था और मुझे कर्ज चुकाने के लिए उसके पास काम तक करना पड़ा। हाँ, फैमिली बस उसके लिए ड्राइवर अरेंज करना भूल गई थी। और वो? ग्वानिंग अपनी बात जारी रखना चाहती थी।
फादर गुआन अपनी बेटी को लियू रुयन के साथ खुशी खुशी बातें करते देख खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जब तक वो जिंग चेंग की लियू फैमिली के साथ कॉपरेट कर सकते हैं, तब तक हाई सिटी में टॉप पर पहुंचना बस कुछ ही समय की बात है। गुआनिंग ने मौका देखा और बिजनेस प्लान लियू रुयन को थमा दिया। वैसे मिस लियू, ये हमारे गू ग्रुप का प्लान है, प्लीज इसे देखिए। पर लियू रुयन ने अपनी बाहें सिकोड़ी और उसे ठंडी नजरों से देखा। मेरी नजरों में जो ग्वेन है वो आपकी बातों वाले इंसान से इतना अलग क्यों है? कोई हैरानी नहीं कि मैंने ग्वेन को उस हालत में देखा था। पता चला कि वो आपकी गू फैमिली से बहुत गहरे तक जख्मी था। मिस गू, आप कहती हैं कि ग्वेन के हाथ गंदे हैं और उसने आपका नेकलेस चुराया, पर वही ग्वेन सिर्फ कुछ 100 रुपये चुकाने के लिए खुशी खुशी मेरे पास 1 महीने तक हेल्पर हैंडीमैन के तौर पर काम करने को तैयार हो गया। क्या आपको सच में लगता है कि वो आपका नेकलेस चुराएगा? और मेरी बस एक छोटी सी मदद की खातिर उसने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया जिससे उसे नहीं भिड़ना चाहिए था। क्या आपको सच में लगता है कि वो उतना ही बुरा है जितना आप कह रही हैं? सही बात है, जो लोग पक्षपाती बायस्ड होते हैं वो हर चीज को भेदभाव की नजर से ही देखते हैं। इसीलिए मिस ग्वानिंग, मुझे नहीं लगता कि अब हमारी दोनों फैमिलीज को पार्टनरशिप करने की कोई जरूरत है। इतना कहकर लियू रुयन मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। ग्वानिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाया। मिस लियू, रुकिए, क्या ग्वेन आजकल ठीक है? अब परवाह करने का नाटक करने का क्या फायदा? आप लोग ही वो मेन मुजरिम हैं जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई है, लियू रुयन ने ठंडे लहजे में कहा। पार्टी में मौजूद सब लोग लियू रुयन को बिजनेस प्लान ठुकराते और जाते देख जियू फैमिली की बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। फादर गुआन दौड़कर आए और जोर से पूछने लगे, क्या हुआ? मिस लियू क्यों चली गईं? ग्वानिंग ने बस अपना माथा रगड़ा। मैं थोड़ा थक गई हूं, मैं पहले घर जा रही हूं। अब वो बस घर जाकर पास्ट की हकीकत इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी कि क्या मैंने वाकई उसकी ज्वेलरी चुराई थी या नहीं। इसी बीच मैं अनाथालय वापस आया और वहां तीसरी बहन गोइंग शुअर से मिला। पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चला कि जिस लड़के ने उसे डूबने से बचाया था वो इसी इलाके में था। हालांकि गू हुआई ने दावा किया था कि उसने अकेले उसे बचाया था, पर बाद में उसे पता चला कि गू हुआई को तैरना आता ही नहीं है। उसके सवाल पूछने पर गू हुआई ने मान लिया कि तब 2 लोगों ने उसे बचाया था। मेरा इरादा उसे न जानने का नाटक करने का था, पर उसने मुझे पीछे से खींच लिया। अचेन, क्या तुम दीदी के साथ रह सकते हो? दीदी को अंधेरे से डर लगता है ना? उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए मुझे सजा देने का उसका तरीका मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद करना था, ये कहकर कि वो मुझे तमीज सिखा रही है। अलविदा। जब उसका ध्यान नहीं था, मैंने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गया। गोइंग शुअर जमीन पर गिर पड़ी, रोते हुए। दीदी सच में अंधेरे से डरती है। सॉरी एकिन, दीदी उस वक्त का तुम्हारा दर्द समझ सकती है। अब सॉरी। गू विला में ग्वानिंग ने कुछ इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद आखिरकार पता लगा लिया कि गू हुआई ने मुझे फंसाया था। गू हुआई, तुमने ग्वेन को क्यों फंसाया? साफ बात है कि हमारी पूरी फैमिली तुम्हें अपना सारा प्यार देती है। ये सोचते हुए कि कैसे उसने सच जाने बिना मुझे बारिश में घुटनों के बल बैठाया था, उसका शरीर डगमगा गया। कोई हैरानी नहीं कि मैं उसके लिए इतना ठंडा हो गया था, ये याद करके कि कैसे मैं उसके देर रात तक जागने पर उसके लिए गर्म नूडल्स लाता था। इस मोमेंट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लियू चीन दौड़कर आईं और गू हुआई को अपने पीछे छिपा लिया। ग्वानिंग, हुआई शायद बस एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था। उसने बस, मम्मी क्या टाइम हो गया है और आप अब भी गू हुआई का साथ दे रही हैं? अब जाकर ग्वानिंग को एहसास हुआ कि गू फैमिली का गू हुआई के लिए पक्षपात कितना गहरा था और मेरे लिए उनका भेदभाव कितना भयंकर था। गू हुआई बेचारा है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्या ग्वेन जिसके पेरेंट्स हैं पर उसे वो प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार है, वो बेचारा नहीं है? क्या वो इतने सालों तक अनाथ रहना डिजर्व करता था? फादर गुआन ने लगातार अपना माथा रगड़ा। बस करो, अभी इस बारे में बात मत करो, पहले ग्वेन को वापस लाओ। फादर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें कम से कम ग्वेन के सामने चीजें साफ करनी चाहिए। हम इसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? ग्वानिंग ने पलटकर जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या प्रपोजल, सुझाव है? हमारी जियू फैमिली ने अभी उसके लिए कमिंग ऑफ एज सेरेमनी रखी है। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी जियू फैमिली की क्या इज्जत रह जाएगी? फादर गुआन की बात सुनकर ग्वानिंग खामोश हो गई। सच है, जियू फैमिली की रेपुटेशन, इज्जत उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस पहले ग्वेन को वापस लाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। फादर गुआन यही सबसे बेहतर रास्ता निकाल सकते थे। ग्वानिंग ने बेमन से सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन स्कूल के बाद मैंने अपनी जेब में रखे बैंक कार्ड को छुआ। इसमें 10,000 रुपये थे। मुझे ये पैसे वापस करने के लिए जियू विला जाना ही होगा। अब से मेरा गू फैमिली से कांटेक्ट संपर्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब कोई किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। बटलर लियू ने जैसे ही मुझे देखा, वो चौंक गए और जल्दी से मेरे लिए गेट खोल दिया। यंग मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। फादर गुआन ने मुझे देखते ही अपने हाथ का न्यूज़पेपर नीचे रख दिया।
बेटा, तुम घर आ गए। मैं तुम्हारी मम्मी और बहनों को नीचे बुलाता हूँ। ये शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। क्या ये वही पिता हैं जो मेरे लिए इतने ठंडे थे? पर अच्छा है, सबके सामने साफ साफ बात करने से वो मुझे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। लियू चिन को जैसे ही पता चला कि मैं वापस आ गया हूं, वो दौड़कर नीचे आई और मुझे गले लगाना चाहती थीं, पर मैं थोड़ा पीछे हट गया। पीछे हटिए। लियू चिन की आंखें लाल हो गईं। अचेन, क्या मम्मी तुम्हें बस एक बार गले लगा सकती है? उसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कहकर तुरंत चला जाऊंगा, मैंने ठंडे लहजे में कहा। अगर ये पहले की बात होती और वो मुझे गले लगाना चाहती तो मैं पागलों की तरह खुश हो जाता। पर पहली बार जब मैं घर आया था तो सिर्फ इस डर से कि गू हुआई गलत न समझ ले, उन्होंने वो हाथ पीछे खींच लिए थे जो मुझे थामना चाहते थे। आज के मुझमें अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लियू चिन ने कांपते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। क्यों जा रहे हो? अचेन, इसे मम्मी की भीख समझ लो। क्या तुम रुक सकते हो? उनकी मिन्नत के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो मम्मी इसे हाँ समझती है। मैं अभी तैयारी करती हूँ। आज रात हम तुम्हें डिनर के लिए बाहर ले जाएंगे। लियू चिन घबराहट में तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गईं। उनकी पीठ को देखते हुए मैंने अपना सिर हिलाया। अब जब बात यहां तक आ गई है तो ये सब क्यों? गोइंग हाँ, जो बाहर अपनी आर्ट एग्जीबिशन कला प्रदर्शनी कर रही थी, उसे जैसे ही पता चला कि मैं वापस आ गया हूं, वो अपना काम छोड़कर सीधा घर भागी। अचेन, क्या तुम आखिरकार दीदी को माफ करने के लिए मान गए? पक्का पक्का पक्का। हाँ, मैंने आपको माफ किया। मैंने बस बात खत्म करने के लिए बेमन से कह दिया। गोइंग हाँ को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसने एक्साइटमेंट उत्साह में अपने पीछे से वो थोड़ा टूटा हुआ लकड़ी का पपेट निकाला। तो अचेन, क्या तुम अब इसे एक्सेप्ट स्वीकार कर सकते हो? जरूर। मैंने उसे तुरंत ले लिया और लापरवाही से अपनी जेब में ठूंस लिया। वो नहीं जानती थी कि अब मैं उसे बस एक अजनबी की तरह देखता हूं। किसी अजनबी को माफ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो लकड़ी का पपेट जो कभी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब बस एक मामूली पपेट है। अचानक सीढ़ियों से एक जोरदार आवाज आई। गू हुआई दरवाजे पर ही बेहोश हो गया था। हुआई! लियू चीन ने हुआई को बेहोश देख कमरे से बाहर दौड़ लगाई। जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल ले चलो। फादर ग्वान ने भी जल्दी से हुआई को उठाया और दरवाजे से बाहर भागे। जब तक गिंग हाँ और ग्वानिंग रिएक्ट कर पाती, सब गायब हो चुके थे। ठीक है, क्या आप लोग बाद में उनके पीछे नहीं जाने वाली? जब आपका सबसे प्यारा भाई मर जाएगा तो आप उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाएंगी। मैंने बेपरवाह होकर हाथ हिलाया। मेरा इन लोगों से बहुत पहले ही मोहभंग हो चुका था। और तो और गू हुआई खुद को चोट पहुंचाने की हद तक गिर सकता है, पर इसका क्या फायदा? वो नहीं चाहता कि मैं जीयू फैमिली में वापस आऊं, पर मेरा तो वैसे भी वापस आने का कोई इरादा नहीं था। मैं पैसे चुकाकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसी घटिया चालें क्यों चलना? गिंग हाँ और ग्वानिंग शर्मिंदा नजर आईं। एकेन, रुको। वो कुछ समझाना चाहती थीं, पर मैंने उन्हें टोक दिया। आप लोग जाइए, मैं विला में इंतजार करूंगा। ठीक है। असल में मैं उन लोगों को ढंग से अलविदा गुड बाय कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की थी। तो ये तय रहा। अचेन, तुम्हें पक्का दीदी के वापस आने का वेट करना होगा, गिंग हाँ ने जल्दी से कहा। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक उनकी पीठ को देखता रहा। शायद ये एक राहत है, शायद हल्कापन, पर सबसे ज्यादा ये सब कुछ छोड़ देना लेटिंग गो है। उसी वक्त हुआई को इमरजेंसी रूम ले जाने के बाद लियू चिन को मेरी याद आई। मुझे एचेन को ढूंढने वापस जाना होगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने पहले ही तय किया था कि वो हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट करेंगी। वो अपने सगे बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकती थीं? शुक्र है कि ग्वानिंग और गिंग हाँ वक्त पर पहुंच गईं। ये सुनकर कि मैंने उनके वापस आने तक वेट करने के लिए कहा है, लियू चिन ने राहत की सांस ली। मैं अभी बस बहुत फिक्रमंद थी। मेरे वापस आने का वेट करो, मैं पक्का अचेन की ठीक से भरपाई करूंगी, पर इस बार वो पक्का निराश होंगी। ज्यू विला के नैनी रूम के बाहर आंटी जैंग ने मुझे देखा और जल्दी से मेरा स्वागत किया। यंग मास्टर, आप वापस आ गए। मैंने उस नैनी की तरफ देखा जो पहले मेरे लिए चुपके से स्नैक्स बचाकर रखती थी। मेरे दिल में थोड़ा अजीब महसूस हुआ। आंटी जैंग, क्या आप आजकल ठीक हैं? इस घर ने मुझे जो गर्माहट दी वो असल में उन लोगों से मिली थी जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था। भले ही उनका स्टेटस ऊंचा न हो, पर उनकी रगों में दयालुता बसी है। बहुत अच्छी हूं यंग मास्टर, आंटी जैंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। यंग मास्टर, अब जब आप वापस आ गए हैं तो क्या आप दोबारा जाएंगे? इन शब्दों ने हम दोनों को खामोश कर दिया। आंटी जियांग भी शायद कुछ समझ गई थीं। यंग मास्टर, मैं तो बस एक मामूली काम करने वाली हूं। मैं बड़े सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जानती, पर मुझे आप जैसे अच्छे बच्चे पर पूरा यकीन है यंग मास्टर। थैंक यू आंटी जियांग, मैंने संजीदगी से सिर हिलाया। इसमें थैंक यू कैसा? ये लो, मैं काफी समय से इन्हें छोटे यंग मास्टर के लिए बचाकर रख रही थी। आंटी जियांग ने अपनी जेब से एक सफेद प्लास्टिक बैग निकाला। उसके अंदर शादी वाली कुछ मिठाइयां और छोटे ब्रेड थे। मैंने मना नहीं किया, पर अचानक एक पल के लिए मेरी आंखें लाल हो गईं।
आंटी जियांग, मैं अपने कमरे में जाकर एक बार देखना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? मुझे खुद नहीं पता क्यों, पर मैं बस उस छोटे और संकरे कमरे को एक बार फिर देखना चाहता था। वही कमरा जहां पास्ट लाइफ में मैं जलकर मर गया था। कमरे में अब भी वही साधारण सा छोटा बेड था। डेस्क पर अब भी वो छोटी चीजें सजी थीं, जो अब भी हरी भरी और घनी थीं। साफ था कि कोई इनकी देखभाल कर रहा था। अचानक मेरी नज़र टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। ये तब की बात है जब मैं पहली बार जीयू फैमिली में वापस आया था। बटलर लियू ने अपने फ़ोन से हमारी एक ग्रुप फोटो ली थी। हमने प्लान किया था कि उनके स्टूडियो जाकर एक प्रॉपर फैमिली फोटो खिंचवाएंगे, पर इस डर से कि कहीं गू हुआई ज़्यादा न सोचने लगे, वो बात अब तक टलती ही रही। मैंने धीरे से फोटो फ्रेम की धूल साफ की। फोटो में खुद को देखते हुए जो कभी फैमिली लव के लिए तरसता था, मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। नज़ारा वही है, पर वो इंसान चला गया। मेरा वो वर्जन पास्ट लाइफ की उस आग में ही मर गया था। मैंने फोटो बाहर निकाली, धीरे से अपनी तस्वीर किनारे से फाड़ दी और बाकी फोटो फ्रेम में वापस रख दी। मेरे बिना ये पूरी फैमिली शायद बहुत खुशी से रहेगी, है ना? और अब वो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने भी नहीं आएंगे। फिर मैंने वो लकड़ी का पपेट निकाला जो गिंग हा ने मुझे वापस किया था। गू हुआई ने पहले इसे फेंककर इसकी एक बांह तोड़ दी थी, फिर मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। भले ही गिंग हा ने इसे रिपेयर ठीक करने की कोशिश की थी, पर वो इसके शरीर की दरारों को छिपा नहीं पाई थी। अब क्या फायदा? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे अब भी गिंग हा के वो पुराने शब्द याद थे। ग्वेन, तुम पागल क्यों हो रहे हो? क्या ये बस एक टूटा फूटा लकड़ी का पपेट नहीं है? गू हुआई का वो मतलब नहीं था। सही बात है, शायद पुराने मेरे लिए ये एक खजाना था, पर अब गुइंग हाँ सही है, ये एक टूटे फूटे लकड़ी के पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने एक पल सोचा, फिर उस पपेट को सीधा करके टेबल पर रख दिया। मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूं। फिर मैं खड़ा हुआ और आखिरी बार उस कमरे को देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में जैसे एक धुंधला सा साया मुस्कुराते हुए मुझे अलविदा कह रहा था। वो मैं ही था जो इमोशनल जख्मों से भरा हुआ था। सुबह होने पर ही जीयू फैमिली हॉस्पिटल से वापस लौटी। मैंने भी लगभग 2 घंटे उनका वेट किया था। घर आते ही लियू चीन ने सबसे पहले मुझे गले लगाने की कोशिश की, पर मैं फिर से पीछे हट गया। सॉरी एकिन, मम्मी पहले बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए तुम्हारे बारे में भूल गई। मम्मी अभी तुम्हारे लिए एक कमरा साफ करती है। ये कहते हुए उनका इरादा ऊपर उस नैनी रूम की तरफ जाने का था। बेशक मैं तुम्हें अब वहां नहीं रहने दे सकती। जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मैंने बेरुखी से कहा। ये सुनते ही ग्वानिंग और बाकी सब पैनिक हो गए और जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचेन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम गू हाउस में सबका वेट करोगे? तुम अब भी क्यों जाना चाहते हो? मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सही बात है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सबके लौटने का वेट करूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जीयू हाउस में रुकूंगा। लियू चिन ने आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। अचेन, मम्मी जानती है कि तुम अब भी मम्मी से नफरत करते हो, पर इसका गू हुआई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने हाथ हिलाया। यहां तक पहुंचने में गू हुआई का यकीनन बहुत बड़ा हाथ था, पर अगर आप लोगों ने मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट किया होता तो आज हम इस मोड़ पर क्यों खड़े होते? वो भेदभाव, प्रेजुडिस ही वो शिकारी था जिसने मुझे मार डाला। तभी फादर गुआन आगे आए। अचेन, पहले डैड की गलती थी। जब तक तुम वापस आने के लिए मान जाते हो, डैड तुरंत पब्लिकली तुम्हारी पहचान जीयू फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर अनाउंस जाहिर कर देंगे। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि मैं इस झूठी शोहरत की खातिर घर छोड़कर गया था। मिस्टर गुआन, क्या आपको नहीं लगता कि ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी? मैंने पलटकर पूछा। पर गू फैमिली ने इसे कैसे हैंडल किया? ये कहकर कि मैं नैनी का बेटा हूं। क्या गू फैमिली की रेपुटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है? अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि काश मैं सच में नैनी का ही बेटा होता। शायद तब पास्ट लाइफ के वो दुख मुझे नहीं झेलने पड़ते। ग्वेन, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। फादर गुआन अब और खुद को नहीं रोक पाए और मुझ पर दहाड़े। उन्होंने अपनी पूरी जान जीयू फैमिली की इज्जत बनाने में लगा दी थी। वो किसी को भी इसकी साख बिगाड़ने नहीं दे सकते थे, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। मेरी क्या गलती है? गू फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? फादर गुआन ने गुस्से में सवाल किया। क्या ऐसा है? तो पिछले 16 सालों में मैं कैसे जिया हूं? मैं पीछे नहीं हटा। पास्ट में मैंने बहुत समझौते किए थे, अब मैं और पीछे नहीं हटना चाहता। मैं कभी जीयू फैमिली के भरोसे नहीं रहा। यहां तक कि आपके वापस लाने के इस 1 साल में भी मैं एक बार भी आप लोगों पर निर्भर नहीं रहा। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं जीयू फैमिली का यंग मास्टर हूं। मेरे जाने से गू फैमिली का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप लोगों को खुश नहीं होना चाहिए? मैं खुद का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। क्या ये सबसे अच्छा आउटकम नतीजा नहीं है? अचेन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जा रहे हो? हम खुश कैसे हो सकते हैं? लियू चिन की आवाज कांप रही थी।
आखिर हमने इन सालों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? चूंकि मैं जा रहा हूं तो आपके अच्छे बेटे और अच्छे भाई गु हुआई को अब बाहर निकाले जाने की फिक्र नहीं रहेगी, है ना? हुआई वैसा नहीं है। लियू चिन अब भी उसका बचाव करना चाहती थी, पर मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है, गु हुआई बहुत काइंड दयालु है। वो ऐसी चीजों की फिक्र क्यों करेगा, है ना मम्मी? मैंने जानबूझकर काइंड शब्द पर जोर दिया। लियू चिन एक पल के लिए स्पीचलेस हो गईं। ठीक है, ये वो पैसे हैं जो मुझ पर आपके उधार थे। 10,000 रुपये। क्या आप इन्हें गिनना चाहती हैं? मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उनके सामने रख दिए। सब एक दूसरे को खाली नजरों से देखने लगे। वहां सन्नाटा छा गया। अचेन, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? ग्वानिंग अचानक बोल पड़ी। उसे डर था कि कहीं लियू रुयन मुझे पाल तो नहीं रही। नहीं, मुझे लियू रुयन से जाकर साफ साफ पूछना होगा। गुएन अभी बस एक स्टूडेंट है। फिक्र मत कीजिए, न चुराए हैं न लूटे हैं। ये बहुत साफ पैसे हैं। इतना बोलकर मैं जाने के लिए मुड़ा, पर गिंग हा ने मुझे वापस खींच लिया। गिंग हा के चेहरे पर अब पहले वाला घमंड नहीं था। वो आंसुओं भरी आंखों से मुझे देख रही थी। अचेन, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया है? प्लीज मत जाओ। ठीक है, मैंने खामोशी से अपना हाथ छुड़ा लिया। सही बात है, मैंने माफ किया है। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, इसलिए प्लीज मिस गु, अब मुझे परेशान करने मत आइएगा। गुइंग हा को उसी पल एहसास हुआ कि अब मैं उसे सिर्फ एक अजनबी मानता हूं। मैं उसे अब कभी दीदी कहकर नहीं बुलाऊंगा। मेरे जाने के बाद जियू फैमिली में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फादर ग्वान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे वाकई गू फैमिली की इस पोजीशन की कोई परवाह नहीं थी। यंग मास्टर एचन वापस आएंगे ना? लियू चीन ने फादर ग्वान से पूछा। वो असल में समझ चुकी थी कि मैं जाने का फैसला कर चुका हूं, पर फिर भी वो खुद को धोखा देना चाहती थी। मम्मी, आचन सच में चला गया है। गु वानिंग ने अपनी बात खत्म करने के बाद सुध बुध खोए हुए ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब मैं उसे कभी प्यार से दीदी नहीं बुलाऊंगा। जब भी वो देर रात तक जागकर काम करेगी, मैं उसके लिए गर्म नूडल्स का कटोरा लेकर कभी नहीं आऊंगा। अपने कमरे में लौटकर ग्वानिंग दीवार के कोने में दुबक गई। उसकी आंख के कोने से एक आंसू टपक पड़ा। क्यों अचेन को इंसाफ नहीं दिया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि फादर ग्वान और लियू चीन ने सिर्फ उस बेकार की खानदानी इज्जत की खातिर ये सच बताने से क्यों मना कर दिया कि उस वक्त मेरे साथ गलत हुआ था। अगर तुम्हें इंसाफ मिल जाता तो क्या तुम रुक जाते? पर वो जानती थी कि जियू फैमिली ने मुझे बहुत गहरे जख्म दिए थे। सॉरी एकिन, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे साथ गलत किया। ग्वानिंग ने अपनी बाहों में अपना चेहरा छिपा लिया और खामोशी से रोने लगी। अगर बाहर वाले उसे इस हालत में देखते तो यकीनन उनके होश उड़ जाते। ये कड़क बिजनेसवुमन इतनी कमजोर भी हो सकती थी। अचानक ग्वानिंग की आंखें तीखी हो गईं। अगर लियू रुयन ने सच में मुझ पर हाथ डाला तो चाहे उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, वो लियू रुयन से मरते दम तक लड़ेगी। पहले उसने लियू रुयन के सामने मेरी बुराई की थी और अब वो मेरे लिए लियू रुयन से लड़ना चाहती है। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। उसी वक्त गुइंग हा भी किसी खोई हुई रूह की तरह सुन्न खड़ी थी। ये सब ऐसा क्यों हो गया? गुचन ने इतनी मजबूती से जाने का फैसला क्यों किया? क्या उन्हें सच में नहीं पता था? गुइंग हा को अचानक कुछ याद आया। वो पागलों की तरह उस नैनी रूम की तरफ दौड़ी जहां मैं पहले रुकता था। उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक हल्की किरण थी, पर जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, उसने टेबल पर रखे उस लकड़ी के पपेट को देखा। उस पपेट को देखकर गिंग हा खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। एकिन, बेशक मुझे जियू हाउस में हो रही इन चीजों का पता नहीं था। अनाथालय वापस जाते वक्त सड़क पर चलते हुए मुझे अपना पूरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था। इस बार आखिरकार मुझ पर गू फैमिली का कोई कर्ज नहीं रहा। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। आगे वो बारबेक्यू स्टॉल अभी भी शोर शराबे और चहल पहल से भरा था। सच कहूं तो पहले मुझे इन लोगों से बहुत जलन होती थी। कितने आजाद और बेफिक्र हैं, किसी और की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं। दूसरे शब्दों में, वो अपने लिए जी रहे हैं, पर अब मुझे भी अपने लिए जीना है। जब मैं अनाथालय वापस पहुंचा तो गेट पर एक जाना पहचाना साया खड़ा था। वो म्यू वांटिंग थी। मुझे लगा वो पहले की तरह भाग जाएगी, पर इस बार उसने पहल की और मेरी तरफ बढ़ी। अचानक उसने खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसकी गर्माहट महसूस करते हुए मुस्कुराया। मैंने उसका सिर सहलाया। पागल लड़की, क्या हुआ? पहले मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी? म्यू वांटिंग ने मेरी कमर पर जोर से चुटकी काटी। आउच, क्या कर रही हो? बस तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी। क्या मैं नहीं कर सकती? उसका वही पुराना घमंडी अंदाज देखकर मुझे लगा कि पुरानी म्यू वांटिंग वापस आ गई है, पर अगले ही सेकंड वो फूट फूट कर रोने लगी। ब्रदर गुचेन, आप सच में बहुत बड़े इडियट हो, बुद्धू हो, बेवकूफ हो। उस यंग लड़की ने अपनी किशोरावस्था, टीनेज की सारी मासूम फीलिंग्स मुझ पर न्योछावर कर दी थीं।
पर मुझे कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ। उसे रोते देख मैंने अनाड़ियों की तरह उसे चुप कराने की कोशिश की। रो क्यों रही हो? किसने बुली किया तुम्हें? मुझे बताओ, मैं जाऊंगा। आप ही हो जिसने मुझे बुली किया है। म्यू वॉन्टिंग ने मेरी तरफ इशारा किया। उसकी आंखों के कोनों में अभी भी आंसू थे। हा, मैंने तुम्हें कैसे बुली किया? मैंने अपनी नाक छुई, सच में समझ नहीं पा रहा था। जो भी हो आप ही थे। इतना क्यों पूछना? म्यू वॉन्टिंग ये तो कह नहीं सकती थी कि वो मुझे पसंद करती है, पर मेरी एक और गर्लफ्रेंड है ना? ठीक है, मेरी गलती थी। क्या अब ठीक है? छोटी मेम साहब, मैंने जल्दी से माफी मांगी। ये हुई ना बात। म्यू वॉन्टिंग ने आखिरकार मुझे माफ कर दिया, फिर अचानक सीरियस हो गई। सू वॉनरो एक अच्छी लड़की है, तुम उसे बुली मत करना। सुना तुमने? अपनी बात खत्म करके उसने मुझे छोड़ दिया, मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इसे कहते हैं जुबान कड़वी पर दिल मोम जैसा। अगली सुबह जल्दी जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया। मिस्टर प्रिंसिपल, आपके पास मुझे ढूंढने का टाइम कैसे निकल आया? मेरा चेहरा शक से भरा था। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा। असल में उन्हें फोन पर बात करने वाले उस इंसान पर भी पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने पहले मुझे टटोलने का सोचा। क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? उन्होंने अपने हाथ पीछे बांध लिए और एकदम शांत और गंभीर दिखने की कोशिश की। टीचर, मुझ जैसे यंग स्टूडेंट को बुली मत कीजिए। मुझे यकीन नहीं था कि वो बस मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है, मेरे साथ ऑफिस चलो। मैंने तुम्हारी क्लास टीचर से परमिशन ले ली है। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आजकल तुम्हारे ग्रेड्स इतने क्यों गिर गए हैं? प्रिंसिपल का लहजा बदल गया। उन्होंने मेरी कड़ी मेहनत देखी थी, पर पिछले 1 साल में मेरे ग्रेड्स लगातार गिर रहे थे। हालांकि हाल ही में सुधार हुआ था, पर पहले मैं टॉप 10 में रहता था। मुझे टिंगुआ या पीकिंग यूनिवर्सिटी मिलने की उम्मीद थी। पिछली इंटर स्कूल एग्जाम में मैं टॉप 20 से भी नीचे गिर गया था, कभी कभी तो टॉप 200 के भी पीछे चला गया था। हा, खैर, फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं सिर्फ उनके पीछे ऑफिस तक जा सकता था। ऑफिस पहुंचकर मैंने आदत के मुताबिक प्रिंसिपल के लिए चाय बनाई। प्रिंसिपल ने एक घूंट भरा और अचानक रुक गए। ये कौन सी चाय बनाई है? वही जो आपकी अलमारी कैबिनेट में थी। मैंने शांति से एक घूंट पिया। वाकई बहुत टेस्टी है। प्रिंसिपल को तो जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला था। ये प्रीमियम द होंग पाओ चाय थी, जो उनके पुराने फौजी साथी ने उन्हें गिफ्ट की थी। अक्सर वो खुद इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते थे, और मैंने इतनी सारी इस्तेमाल कर ली थी। मेरी प्रीमियम द हंग पाओ। चलो, इसे अपनी तरफ से एक एनकरेजमेंट, हौसला अफजाई समझो। पर तुम्हें ढंग से पढ़ना होगा। पढ़ो ताकि अपनी एक अलग पहचान बना सको। समझ गया। मैंने जल्दी सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ये चाय वाकई बहुत बढ़िया है। जाते वक्त प्रिंसिपल से थोड़ी और मांग लूंगा। प्रिंसिपल ने शायद मेरे विचार पढ़ लिए थे। वो मन ही मन बुदबुदाए, इससे अच्छा है मैं तुम्हें अपनी जान ही दे दूं। अचानक प्रिंसिपल की बातों ने मेरे मुंह की चाय फुकवा दी। ग्वेन, क्या तुम डॉक्टर लियू को डेट कर रहे हो? मिस्टर प्रिंसिपल, आपने क्या कहा? मैंने अपने मुंह के कोने से चाय पोंछी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बदतमीजी मत करो, डोंट प्ले डम। प्रिंसिपल का चेहरा काला पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से तुम स्कूल के बाद बार बार डिस्पेंसरी, इन्फर्मरी क्यों भाग रहे हो? एक्चुअली उनका मतलब डांटना नहीं था, बस एक स्टूडेंट और स्कूल डॉक्टर के बीच रोमांस एक टैबू है। किसी ने पहले फोन करके इसकी रिपोर्ट की थी और कहा था कि अगर उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो वो इसकी शिकायत एजुकेशन ब्यूरो में कर देंगे। वो लियू रुयन की फैमिली का बैकग्राउंड जानते थे, बहुत ही डरावना, पावरफुल। अगर ये बात सच में एक्सपोज हो गई तो निकाला मुझे ही जाएगा और मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सच उगल दो। मैंने खुद को शांत किया और समझाया, मिस्टर प्रिंसिपल, आपको गलत फहमी हुई है। मैं डिस्पेंसरी इसलिए गया था क्योंकि मैं पहले बेहोश हो गया था और मेरे पास मेडिकल फीस के पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने कर्ज चुकाने के लिए डॉक्टर लियू के पास काम किया। तो फिर तुम्हारा और डॉक्टर लियू का साथ में स्कूल आना जाना क्या है? और परसों रात आधी रात को तुम डॉक्टर लियू को स्कूल वापस लाए, उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्रिंसिपल अभी भी बेचैन थे। उन्हें डर था कि कहीं खिचड़ी पक तो नहीं गई। राइस वॉज ऑलरेडी कुक्ड। मिस्टर प्रिंसिपल, आप सच में गलत समझ रहे हैं। मैंने उन्हें डॉक्टर लियू के मुझे बाहर स्ट्रीट फूड खिलाने ले जाने और डिनर पार्टी में जाने की पूरी कहानी बता दी। उस वक्त वॉनरो भी वहां थी। वॉनरो? प्रिंसिपल ने मेरी तरफ देखा। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जुबान फिसल गई है। मैंने जल्दी से सुधारा, क्लासमेट सू वॉनरो। वो और डॉक्टर लियू अच्छे दोस्त हैं। प्रिंसिपल ने एक पल सोचा। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ डॉक्टर लियू के पास चलो ताकि आमने सामने सब साफ हो जाए। उसकी जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा पैनिक हो गया, डर था कि डॉक्टर लियू कहीं गलत न समझ लें। क्या? तुम्हारी हिम्मत नहीं है? प्रिंसिपल को बस ये डर था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं है, बस डर है कि डॉक्टर लियू बुरा न मान जाएं। मैंने बेबसी से कहा।
पर ये सारी बातें बाहर एग्जाम पेपर्स देने आई सू वॉनरो ने सुन ली थीं। उसने पेपर्स को कसकर पकड़ लिया, वो अंदर से घबरा गई। ऐसा नहीं होगा। ब्रदर गुएन डॉक्टर लियू के साथ कैसे हो सकते हैं? जब मैं और प्रिंसिपल डिस्पेंसरी पहुंचे, लियू रुयन एक स्टूडेंट को चेक कर रही थी। सू वॉनरो भी दबे पांव हमारे पीछे आ गई। मैं तुम्हें जुकाम की कुछ दवा दे देती हूं। गर्म रहने पर ध्यान दो और खूब गुनगुना पानी पियो। लियू रुयन के बोलने के बाद वो स्टूडेंट चला गया। प्रिंसिपल मुझे अंदर ले गए। डॉक्टर लियू, हम एक बात पता करने आए हैं। उन्होंने किसी के रिपोर्ट करने वाली बात बताई कि मैं और लियू रुयन डेट कर रहे हैं। लियू रुयन सन्न रह गई। इतना खाली आइडल कौन है? अचानक उसे उस घटिया इंसान खान का ख्याल आया। उसके अलावा और कौन इतना बोरिंग काम करेगा? लियू रुयन ने प्रिंसिपल को पूरी कहानी समझा दी। प्रिंसिपल ने आखिरकार चैन की सांस ली। दरवाजे के बाहर सू वॉनरो ने भी राहत की सांस ली। उसे डॉक्टर लियू पर शक करने के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा पल भर में लाल हो गया। तो फिर मैं और ये बदतमीज अब चलते हैं। तकलीफ के लिए सॉरी डॉक्टर लियू, प्रिंसिपल ने कहा और मुझे वहां से ले गए। मेरे जाते ही सोफिस्टिकेटेड बिजनेस सूट और ब्लैक हाई हील्स पहने एक औरत डिस्पेंसरी के दरवाजे पर दिखी। ये ग्वानिंग थी। लियू रुयन खान को सबक सिखाने का तरीका सोच रही थी। किसी को अंदर आते देख उसे लगा कि कोई स्टूडेंट है। सिर उठाकर देखा तो एहसास हुआ कि ये वही है जिसने उस रात डिनर पार्टी में मेरी बहन होने का दावा किया था। उसे ग्वानिंग के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी भी पार्टनरशिप के बारे में सुनना है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो ये पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया है, ग्वानिंग ने गुस्से में कहा। लियू रुयन और भी उलझन में पड़ गई। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने क्या किया है? तुमने ग्वेन के साथ क्या किया? ग्वानिंग ने सवाल किया। लियू रुयन का सिर फटने लगा। मेरे और ग्वेन के बीच जो भी हो रहा है, क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? मैं ग्वेन की बहन हूं। तुम बताओ कि ये रेलेवेंट है या नहीं? ग्वानिंग चिल्लाई। तुम्हें अब भी खुद को ग्वेन की बहन कहने की हिम्मत है? लियू रुयन का चेहरा मजाक से भरा था। जिस तरह तुमने मेरे सामने पहले उसकी बुराई की थी और अब उसकी बहन होने का दावा कर रही हो, क्या ये बहुत बेशर्मी की बात नहीं है? लियू रुयन की आंखें अचानक तीखी हो गईं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का क्या हक है? जब ग्वेन कमजोरी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश हुआ था, तब तुम कहाँ थी? जब उसके पास मेडिकल बिल्स चुकाने के पैसे नहीं थे, तब तुम कहाँ थी? अब तुम्हें आकर मुझसे सवाल करना याद आ रहा है। इससे पहले तुम कहाँ थी? तुम क्या कह रही हो? एकिन पहले बेहोश हुआ था? ग्वानिंग पैनिक हो गई। उसे इस बारे में क्यों नहीं पता था? जाहिर है वो तुम्हें कभी पता नहीं चलने देता। लियू रुयन ने दो टूक बात की। कुल मिलाकर बात यह है कि बेहतर होगा कि तुम एचिन पर कोई डोरे न डालो। नो डिजाइन्स ऑन एचिन। ग्वानिंग जानती थी कि गलती उसकी है, इसलिए उसे मुड़कर वहां से जाना पड़ा। वो मेरा स्कूल खत्म होने का वेट करना चाहती थी ताकि मुझसे पर्सनली मिलकर सब साफ कर सके। ग्वानिंग को जाते देख लियू रुयन ने उसे मन ही मन पागल, लुनेटिक कहा। दोपहर में जब मैं मदद के लिए डिस्पेंसरी गया तो पता चला कि ग्वानिंग वहां आई थी। सू वॉनरो खामोशी से अपना सिर झुकाए मेरे बगल में बैठी थी, अभी भी अपने पहले वाले शक पर शर्मिंदा थी। वैसे डॉक्टर लियू, क्या आप जानती हैं कि प्रिंसिपल को हमारी रिपोर्ट किसने की? लियू रुयन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिर में उसने खान का नाम नहीं लिया। खान ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम निपट सको। मुझे अभी पक्का नहीं पता, पर फिक्र मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। उसका इरादा अपनी बहन से मदद मांगने का था, पर उस पागल लियू रक्षु के बारे में सोचकर ही उसका सिर दुखने लगता था। तभी मुझे एक फोन आया। ये नूडल शॉप वाली शेंजी थी। फोन के दूसरी तरफ वो हकला रही थी। उसकी आवाज सिसकियों से भरी थी। घबराओ मत, धीरे बोलो। मैंने उसे तसल्ली दी और फोन स्पीकर पर रख दिया ताकि सू वॉनरो फिक्र न करे। ग्वेन, मेरी बहन बीमार है। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। शेंजी ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। वो जानती थी कि किसी ऐसे इंसान से पैसे मांगना जिसे वो ज्यादा समय से नहीं जानती, उसे एक गोल्ड डिगर या धोखेबाज जैसा दिखा सकता है, पर उसने अपने सारे रिश्तेदारों से मांग कर देख ली थी। उसके रिश्तेदारों को उसके जुआरी पिता के बारे में पता था और वो जानते थे कि वो अभी बस एक फ्रेश ग्रेजुएट है, इसलिए कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं था। यहां तक कि ऑनलाइन लोन वालों ने भी उसके पिता के कर्ज की वजह से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जब से उसकी मां गुजरी थी, वो और उसकी बहन एक दूसरे के सहारे सरवाइव कर रही थीं। खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए वो एक कोमल लड़की से ऐसी कड़क औरत बन गई थी जो सड़क पर उसकी हालत देखकर उसे लगा था कि जिंदगी बेहतर हो रही है, पर किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। उसकी बहन को ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। इकलौती अच्छी खबर यह थी कि हॉस्पिटल को मैचिंग बोन मैरो मिल गया था और सर्जरी किसी भी वक्त हो सकती थी। बुरी खबर यह थी कि सर्जरी की फीस 200,000 रुपए थी। उसने घर का सारा सामान और अपना 70 मीटर का घर तक बेच दिया था,
पर फिर भी सिर्फ 150,000 ही जुटा पाई। उसने खून बेचने के बारे में भी सोचा, पर सेहत ठीक न होने की वजह से उसे मना कर दिया गया। यहाँ तक कि उसकी नूडल शॉप भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। सारे गुंडे जानते थे कि उसका पिता जुआरी है और वो मुसीबत मोल लेने से डरते थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने आखिर में मुझसे मदद मांगने का सोचा। मुझे पता है ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। शेंजी ने अपने होंठ इतने जोर से भींच लिए कि उनमें से खून निकलने लगा। मैंने सू वॉनरो और लियू रुयन की तरफ देखा। तुम दोनों को क्या लगता है? मैं कोई संत नहीं हूं। मैं किसी ऐसे इंसान के लिए बिना शर्त सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकता जिसे मैं सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूं। शेंजी को पहले दिए गए 20,000 मिलाकर मेरे पास अब सिर्फ 50,000 बचे थे। ये वही पैसे थे जो मैंने नूडल शॉप की मरम्मत के लिए रखे थे। लियू रुयन और सू वॉनरो दोनों खामोश थीं। लियू रुयन एक बिजनेस पर्सन है, वो फायदे को अहमियत देती है। ये पक्का नहीं है कि शेंजी कर्ज चुका पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ सू वॉनरो अपनी बीमारी के बारे में सोच रही थी। फोन के दूसरी तरफ मेरी खामोशी सुनकर शेंजी इतनी बेचैन हो गई कि अनाप शनाप बोलने लगी। बस आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सब चौंक गए। मैंने भी अपनी भौहें से कोड़ी। सॉरी मिस शेन, आप ज्यादा सोच रही हैं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। शेंजी दीवार के सहारे लगकर अपनी बहन के लिए खामोशी से रोने लगी। उसने अपनी इज्जत तक बेचने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई, फिर भी उसे बदले में कोई उम्मीद नहीं मिली। उसी पल सू वॉनरो ने मेरा हाथ पकड़ा और संजीदगी से मेरी तरफ देखा। मिस शेन को पैसे दे दो। लियू रुयन और मैं दोनों दंग रह गए। वॉनरो तुम। लियू रुयन कुछ कहना चाहती थी, पर सू वॉनरो ने उसे टोक दिया। कोई बात नहीं, मुझे ग्वेन पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि मिस शेन का वो मतलब नहीं था। सू वारो ने अपना सिर हिलाया। वो बीमारी की तड़प को बहुत अच्छी तरह समझती थी। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। वॉनरो, क्या तुम श्योर हो? मैंने फिर से पूछा। ये 50,000 असल में तुम्हारे लिए इमरजेंसी के लिए रखे थे। सू वॉनरो ने सिर हिलाया। मैं श्योर हूं। उसे मानती देख मुझे कोई ऐतराज नहीं था। मेरा प्लान बाद में नूडल शॉप जाकर शेंजी को पैसे देने का था। ओह वॉनरो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? लियू रुयन ने सू वॉनरो का सिर थपथपाया। मेरे काम खत्म करने का वेट करो। स्कूल गेट से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि ग्वानिंग काफी देर से वहां वेट कर रही थी। मुझे बाहर आते देख वो रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ी। मेरा सिर फटने लगा। ये गू फैमिली के लोग किसी भटकती रूह की तरह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या मैंने पहले साफ साफ नहीं कहा था? मैंने वॉनरो का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने लगा, पर गेट पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ थी कि हम हिल भी नहीं पा रहे थे। ग्वानिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे झटक दिया। अचेन, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं है। जो कहना है यही कहो। मैंने साफ मना कर दिया। ग्वानिंग के पास कोई चारा नहीं था तो उसने अपनी नजरें सू वॉनरो पर टिका दी। छोटी बच्ची, तुम ग्वेन की क्लासमेट हो ना? मैं उसकी बहन हूं। बस करो। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मैं नहीं चाहता था कि सू वॉनरो इस सब में घसीटी जाए। तो क्या अब आचन? ग्वानिंग अब भी जोर दे रही थी। चलो, मैंने सू वॉनरो से कहा। ये दूसरी बार था जब उसने मुझे इतना गुस्से में देखा था। पिछली बार तब था जब मैं चाकू वाले उस गुंडे का सामना कर रहा था। वॉनरो थोड़ी फिक्रमंद थी। ब्रदर ग्वेन, क्या आपको मेरी? कोई बात नहीं, तुम बस बाद में खाने पर ध्यान देना, मैंने उसे तसल्ली दी। ग्वानिंग ने हमारी नजदीकी देखी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो सू वॉनरो के साथ अच्छे रिश्ते बना ले तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। हम एक कैफे गए। ग्वानिंग ने पहले से ही खिड़की वाली सीट रिजर्व कर रखी थी। अचेन, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? वेटर, वो डिशेज ले आओ जो मैंने पहले ऑर्डर की थी। वो खाने के जरिए मुझे वहां रोकना चाहती थी, इसलिए मुझे जाने का ख्याल छोड़ना पड़ा। क्लासमेट, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, ग्वानिंग ने वारो से कहा। सू वॉनरो थोड़ी घबराई हुई थी। ये पहली बार था जब वो मेरी फैमिली का सामना कर रही थी। मेरा नाम सू वॉनरो है। सू वॉनरो, ये बहुत खूबसूरत नाम है। मैं ग्वेन की बहन हूं। तुम मुझे बस ग्वानिंग कह सकती हो। ग्वानिंग की बात खत्म होते ही मैंने उसे टोक दिया। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मैं वारो को इसमें नहीं घसीटना चाहता था। ग्वानिंग ने वारो की तरफ देखा और फिर भी बोलने का फैसला किया। एचन, क्या तुम्हें लियू रुयन ने पालकर शुगर बेबी रखा है? ये सुनकर वॉनरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं भी हैरान था। लियू रुयन ने सिर्फ ये कहा था कि ग्वानिंग उससे मिलने आई थी। उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। इसका आपसे क्या लेना देना? मैंने ठंडे लहजे में कहा। अचेन, तुम सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ग्वानिंग अभी भी मुझे सलाह देना चाहती थी। सही बात है, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया है। मैं जीयू फैमिली में भी पैसों के लिए ही वापस आया था। आपकी ज्वेलरी चुराना भी पैसों के लिए ही था।
अब आपको तसल्ली मिल गई। इतना कहकर मैंने सू वॉनरो को हाथ पकड़कर उठाया और वहां से चल दिया। ग्वानिंग जल्दी से हमारे पीछे भागी। अचेन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस फिक्रमंद थी कि कहीं कोई तुम्हें ठग न ले। मैं रुका और मुड़कर उसे देखा। दीदी, आप बहुत पहले ही मेरी दीदी रहना छोड़ चुकी हैं। क्या आप भूल गई हैं? इतना कहकर मैं दोबारा पीछे नहीं मुड़ा। ग्वानिंग वहीं सुन्न खड़ी रह गई। उसे अपनी सुध वापस पाने में काफी समय लगा। मेरे मुंह से खुद को दीदी नहीं सुनना उसके दिल में एक खंजर जैसा लगा। उसमें मेरा नाम साफ करने, इंसाफ दिलाने की हिम्मत तक नहीं थी, फिर भी वो मुझसे माफी की उम्मीद कर रही थी। कितनी रिडिकुलस बात है। सू वॉनरो और मैं नूडल शॉप पहुंचे, पर दुकान तो खुली थी लेकिन अंदर कोई नहीं था। मिस शेन, कोई है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे दिल में एक बुरा अंदेशा होने लगा। इसी बीच हाई सिटी के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री का बहुत बड़ा बेसमेंट था। अंदर लोगों का भारी शोर था। दर्जनों जुए की टेबल जुआरियों से भरी थीं। मुझे थोड़ा और उधार दो, मैं पक्का ये वापस जीत लूंगा, ऐसी चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। शेंजी ने पहली बार ये नज़ारा देखा था। उसने अपनी कमर में छिपाए हुए उस तेज चाकू को कसकर पकड़ लिया। जल्दी चलो, सुस्ती मत दिखाओ। उसे ले जाने वाला वही हट्टा कट्टा आदमी था जिसने पहले नूडल शॉप पर हंगामा किया था। एकदम अंदर वाले कमरे में पहुंचकर वो आदमी रुका और इज्जत से दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, एक बुजुर्ग आवाज आई। शेंजी अंदर गई और देखा कि एक आदमी उसे सिर से पैर तक घूर रहा है। क्या तुम बूढ़े शेन की बेटी हो? मेरा उस जुआरी से कोई रिश्ता नहीं है।